चलिए, आज जो हम लोग अपने सीए फाउंडेशन के लॉ में एंट्री करेंगे, फर्स्ट क्लास हम लोग ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ ही लिया था। बोलने का मतलब है हम लोग ने कुछ बेसिक्स पे डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब मैं आपको कंसेप्ट वाइज लिखाऊंगा और आप कंसेप्ट वाइज नोट्स बनाएंगे और हर एक कंसेप्ट एक केस स्टडी को जन्म देगा कि अगर उस पर्टिकुलर चीज़ पे ऐसा सिनेरियो आया तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू किए थे एक एक्ट से, जिस एक्ट का नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्ट का नाम ही क्या था बोलिए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये आया था 1872 में। ये हमारा हेडिंग था जिससे हम लोग शुरू कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चा लोग ध्यान से समझिएगा, हम लोग ने लास्ट क्लास जो डिस्कस किया था उसको हम लोग कंसेप्ट नंबर 1 मान के डिस्कस किए थे। कंसेप्ट नंबर 1 में हम लोग ने ये सीखा था कि एक इंसान को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, जाने को कौन रोक सकता है, लौट आएगा। अभी तो एक छोटा सा प्यारा सा रैली निकला है वक्फ बिल का, ममता बनर्जी, उसी में ये वाला साइड बैरिकेड कर दिया, इसलिए हमको थोड़ा घूमना पड़ा। आपको भी घूमना पड़ेगा, एंट्री वाला बंद कर दिया तो खोल देगा आपके लिए। तुम आदमी लोग में गाड़ी चला देगा, आपको देखे तो हट ही जाएगा, गाड़ी चला देगा, वो हट जाएगा तो आपको। रैली तुम समझ रहे कितना होता है? हम लोग जैसे चिंडी पिंडी वाला आदमी नहीं, 5-6 जो नारा लगा रहा है। पब्लिक से डेंजरस कोई नहीं होता। फिर भी एडवोकेट हो तुम, एडवोकेट छोड़ो, तुम ब्लू गाड़ी ले आओ। पब्लिक जब बोराता है, पब्लिक से डेंजरस कोई होता है? मान लें हम एडवोकेट है, ठीक है, हम 2 हॉर्न मारे, हड़ा हड़ा, मालूम चला साला दारू का बोतल जला के मार दिया गाड़ी में। पब्लिक समझ रहे, कम से कम अभी नहीं करके 100 के ऊपर लोग था। छोटा सा ही था बट हम तो साउथ इंडियन के हीरो तो है नहीं। 50 जन भी आए, हम ऐसे करें 50 जन उड़ने लगे हवा में। हीरोबाजी का एक जगह होता है, सोच समझ के। कंसेप्ट नंबर 1 जो है वो डील करता था किससे, जो हम लोग ने कल डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि अगर आप ऑफर दे रहे और सामने वाला उस ऑफर को क्या कर ले रहा है बताइए? एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो हम लोग मानते हैं 2 लोगों के बीच में क्या हो गया है? अग्रीमेंट हो चुका है। क्या हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे? यस और नो? सॉरी, प्रॉमिस हो गया। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा कि जब एक इंसान ऑफर दे रहा है, जब एक इंसान क्या दे रहा है बोलो? ऑफर, और सामने वाला उस ऑफर को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है, तो माना जाता है 2 लोगों के बीच में क्या हो चुका है? प्रॉमिस हो चुका है। आर वी थ्रू विद दिस? यहां तक क्लियर है? फिर कल हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि एक बार उस प्रॉमिस में अगर क्या जुड़ जाएगा बोलिए? कंसिडरेशन। अगर उस प्रॉमिस में क्या जुड़ जाएगा बताइए? कंसिडरेशन, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट बोलते हैं। क्या यहां तक डिस्कस समझ आया आपको? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? फिर अपने ये पढ़े थे कि अगर 2 लोगों के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है और उसमें एनफोर्सेबिलिटी आ जा रहा है, एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या? एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जा रहा है, तो माना जाएगा 2 लोगों के बीच में क्या हो चुका है? कॉन्ट्रैक्ट। ये कंसेप्ट नंबर 1 था जिसको हम लोगों ने कल अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। कल मतलब जो अपना लास्ट क्लास था, राइट? तो यहां तक आपने क्या क्या डिस्कस किया था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है? अग्रीमेंट। और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्लास तक हम लोग ने यहां डिस्कस किया था और यही हमारा कंसेप्ट नंबर क्या था बोलिए? 1। अब हम लोग मूव करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ, जहां पे आपको बहुत सारे केस स्टडीज को दिखाया जाएगा, ठीक है। लॉ पूरा किस पे बेस्ड है? केस स्टडी बेस्ड है, इसीलिए एकदम ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा। अब जो नेक्स्ट अपना है दैट इज कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर क्या बताइए? 2। कंसेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है? ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट नंबर 2 बोलता है
कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कुछ और नहीं, एक तरह का क्या होता है बोलो, अग्रीमेंट होता है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है बोलो, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और ये दिया गया है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का क्या होता है बोलो, अग्रीमेंट होता है, जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। Contract is an agreement which is enforceable by law. Once more, contract is an agreement enforceable by law. कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अग्रीमेंट करना पड़ेगा, और एक बार आप उस अग्रीमेंट को कर लेंगे फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का क्या होता है बोलो, अग्रीमेंट होता है, जो एनफोर्सेबल बाय क्या है, लॉ है। यहां तक क्लियर हो गया। लास्ट क्लास तक हम लोग यहां तक डिस्कस कर लिए थे। अब यहां से जो डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आप तुरंत कॉपी नहीं करेंगे, मैं पहले उसको अच्छी तरह से फ्रेम करके समझाऊंगा, फिर मैं लिखाऊंगा, ठीक है। आप पहले समझेंगे लॉ को, डायरेक्ट कॉपी वाला पेस्ट नहीं करेंगे। देखिए मैं रफ पेज ले रहा हूं, अभी आप सिर्फ समझेंगे। आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है सेक्शन 10। क्या नाम है बताइए, सेक्शन 10। सेक्शन 10 डील्स विथ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 किससे डील करता है बताइए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलने का मतलब है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप क्या करते हैं बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मान लो आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में बोला सीए होना चाहिए, तो एसेंशियल एलिमेंट क्या हो गया, सीए। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो लोगों को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दो लोगों को कुछ एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। क्या हम समझा पा रहे? नाउ व्हाट आर दोज एसेंशियल कंडीशन? सबसे पहला एसेंशियल कंडीशन आता है अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलिए, अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट, तभी ना आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। मान लो अग्रीमेंट ही नहीं किए हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे, तो देयर मस्ट बी अग्रीमेंट। नंबर 2, अच्छा ये एसेंशियल कंडीशन कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 बोलता है अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए दो लोगों के बीच में, एग्रीमेंट। नंबर 2, कंसेंसस एड ईडम। अचानक से क्या स्टार्ट हो गया भैया, लॉ ही है, लैटिन वर्ड ही है। कंसेंसस बोलो, कंसेंसस एड ईडम। लॉ में लैटिन वर्ड्स ज्यादा होते हैं, लॉ में लैटिन वर्ड्स ज्यादा होते हैं, तो ये लैटिन वर्ड्स है। क्या नाम है इसका, कंसेंसस एड ईडम। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए। भैया इसका मतलब क्या है, मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दो लोगों का माइंड मैच होना बहुत जरूरी है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं। देयर मस्ट बी मीटिंग अप ऑफ माइंड्स, दैट इज पार्टी मस्ट अग्री इन द सेम सेंस फॉर द सेम थिंग। मान लो हम पढ़ाते हैं लॉ, तुमको लगा हम पढ़ाते इकोनॉमिक्स, हमको लगा कि जो तुम पेमेंट दे रहा है वो लॉ के लिए दे रहा है, तुमको लगा तुम जो पेमेंट दे रहा है किसके लिए दे रहा है, इकोनॉमिक्स के लिए दे रहा है। तो हम दोनों के बीच में जो हैप्पी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो अनहैप्पी कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज हम लोग दोनों का माइंड मैच नहीं हुआ, सेंस मैच नहीं हुआ। आप पेमेंट दे रहे इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, मैं पेमेंट दे रहा हूं लॉ पढ़ाने के लिए, तो दो पार्टी सेम सेंस में अग्री नहीं किया। यस और नो, क्लियर कर पा रहे? तो लैटिन वर्ड क्या बोलो, कंसेंसस एड ईडम। इसका मतलब होता है मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। क्या मतलब होता है बोलो, मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। दो लोगों का माइंड मैच होना बहुत जरूरी है। अगर ये मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। तो सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ है बोलो, सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ है बोलो, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से नंबर 1 क्या है, अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 2, कंसेंसस एड ईडम, जिसका मतलब क्या होता है, मीटिंग अप ऑफ माइंड्स, माइंड्स का मैच होना बहुत जरूरी है। थर्ड जो एसेंशियल कंडीशन आता है, एसेंशियल एलिमेंट आता है, दैट इज
लॉफुल कंसिडरेशन, दैट इज क्या बताइए, लॉफुल कंसिडरेशन। भाई साहब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम दोनों के बीच में क्या होगा, कंसिडरेशन। वो जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, लॉफुल। मान लो हम पढ़ाए, अब हम जब तुम लोग से फीस मांगे, ये बच्चा भूतनाथ से गांजा का पैकेट लाके दे दिया है, बोले ये लीजिए, ये रहा आपका फीस, ये आप फूकिएगा, अच्छे लगिएगा। क्या ये लॉफुल है? क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? क्या हम जो ये लॉ पढ़ा रहे गांजा के पैकेट के लिए पढ़ा रहे हैं? तुम सोच के देखो, क्या सही है? बोलो भैया, कंसिडरेशन तो लॉफुल होना चाहिए ना, लॉफुल ही नहीं है। आप क्या दे रहे हैं हम लोगों को, गांजा पैकेट ड्रग्स दे रहे हैं। मान लो हम लॉ पढ़ाए, तुम लोग बोला आप पढ़ाइए, फीस का टेंशन मत लीजिए, बहुत बेस्ट चीज देंगे आपको। हम बोले ठीक है, कुछ तो देगा, लग पढ़ा रहे इतना मन से कि कुछ तो देगा। क्या बोल रहा है, क्या देगा? अभी कसोल में चला गया, प्योर गंजेड़ी यही तो ये लॉफुल कंसिडरेशन। अब क्या क्या पता है कि जब हम इतना पढ़ाए, ये मेरे को बोलता लीजिए डब्बा भर के कुछ लैब के लिए। हम बोले क्या, इसमें हवा है, ऑक्सीजन है, सूंघ लीजिएगा। देखो कॉम्पिटेंट है क्या? हम तुमको 4 महीना इस हवा के लिए पढ़ाए थे क्या? ये 4 महीने ये गांजा, कसोल वाला गांजा ला के दे रहा है, इसके लिए पढ़ाए थे? नहीं। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए बोलिए, लॉफुल होना चाहिए। अब कंसिडरेशन ना बेटा एक लैटिन वर्ड पे डिपेंड करता है जिसका नाम है क्विड प्रो क्यो। क्या वर्ड यूज किया बोलो, क्विड प्रो क्यो। देखिए अभी मैं जो करवा रहा हूं लॉ को समझा रहा हूं, अभी जो कंसेप्ट में लिखेंगे एग्जाम में क्या लिखना है वो कराएंगे, ठीक है? तो पहले समझेंगे, लिखने का मेथड समझेंगे तो ही केस स्टडी हो पाएगा, नहीं तो केस स्टडी कुछ नहीं होगा। जो जो मैं लिखाऊंगा सारे कीवर्ड्स है, एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी तरह का क्वेश्चन आए वही की आंख बंद करके वही भर देना, उल्टी कर देना उधर, यही पढ़े थे, धाम धड़ाम धूमधाम, कुछ नहीं सोचना है, पहले केस समझना है, लिख देना है, डन। तो नंबर 3 क्या बोलो, लॉफुल कंसिडरेशन, दैट इज क्या, क्विड प्रो क्यो। क्विड ब्रो नहीं बोले बे, प्रो है वो, क्विड प्रो क्यो यानी कि समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है बोलो, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न में जब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा तब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, और वो जो रिटर्न में मिल रहा है वो भी क्या मिलना चाहिए, लॉफुल मिलना चाहिए। आर वी थ्रू विद दिस? तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है? नंबर 1, नंबर 2 कंसेंसस एड इडम, नंबर 3 लॉफुल कंसिडरेशन। समझ गए भैया? नंबर 4 होता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू यानी कि औकात। आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। रास्ता चलता किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, पगले उगले हो कि पागल हो? किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, कुछ कैपेसिटी है। सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने बैठ गए हो, एक औकात है, सबके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। भैया किसके साथ नहीं कर सकते? एकदम बादशाह के साथ नहीं कर सकते तुम, दैट इज माइनर। माइनर मतलब बादशाह, बादशाह मतलब जिसका एज 18 साल से, तो कोई भी इंसान जिसका एज 18 साल से कम है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। है क्या कोई यहां पे गलती से? बड़ा नुकसान होने वाला हम लोगों को। तो जैसे ही आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा पगला, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसाउंड माइंड। पगला होता है ना, जो पगला होता है ना, पगला, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। हर तरह का हर तरह का पगला होता है, पगला का जात होता है। क्या हो रहे भाई? पगला का भी क्या होता है बोलो, जात होता है। एक तो सिंपल पगला होता है, एक तो अलग पगला होता है, एक तो अलग लेवल में पगला होता है। अब पगला के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब अनसाउंड माइंड का वो लोग ना 3 हिस्सा में पगलापन को एक्सप्लेन किया, 3 हिस्सा में। एक को बोला लूनेटिक, एक को बोला इडियट, और एक को बोला इंटॉक्सिकेटेड। लूनेटिक मतलब होता है गजनी, जो बीच बीच में पगलाता है फिर कुछ समय तक ठीक रहता है। मतलब अचानक से कुछ होगा फिर अचानक से कुछ और हो जाएगा। आज बोलेगा सुबह है, कल रात हो जाएगा, ठीक है? एकदम पगला होता है। ये बीमारी है बेटा, जो सुनो तो, जो इंसानी रूपी में मूड स्विंग्स बोलते हैं ना, वो ये पगलापन है। अभी आइसक्रीम खाने का मन था,
रेडी वेडी हो गए, खाने जाएंगे, नहीं जाएंगे, मन नहीं। डॉक्टर का जरूरत है। किसका जरूरत है? डॉक्टर का। उसको लुनैटिक बोलते हैं। लुनैटिक वो मूवी देखा बेटा, गजनी वाला? अगर नहीं देखा है तो देख, अब देखने मत बैठ जाना पूरा 3 घंटा बैठ के। गजनी में का मतलब क्या होता है? वो नॉर्मली पूरा दिन पगला रहता था, सुबह उठते ही उसको फिर 15 मिनट में याद आ जाता था क्या है। तो वो पगलापन है, जो सेंस में कुछ पल रहता है, कुछ पल सेंस में नहीं रहता है। दूसरा पगलापन आता है इडियट, जो पूरा गया हुआ है बेटा, वो उसका लौटना मुश्किल है, वो सेंस में है ही नहीं, वो पूरा इडियट है। अब इसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और एक होता है तुम लोग इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड मतलब सस्ता नशा, एकदम सस्ता वस्ता लेके आ गया, एक दिन पढ़ा दीजिए, एकदम तुम लोगों को मुंह देख के लगता है कि एकदम इंटॉक्सिकेटेड है। इंटॉक्सिकेटेड हो गया, दारू ले लिया, कसोल का गांजा ले लिया, ये सब ले वह के माथा क्या हो चुका है? सेंस लॉस्ट हो चुका है। तो आप जैसे प्राणियों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हम लोग करने नहीं देंगे। तो अभी तक जितना हम पढ़ाए, क्या क्या पढ़ा है? एसेंशियल कंडीशन किस में दिया हुआ है पहले बताइए? सेक्शन 10 में दिया हुआ है। नंबर 1 क्या होना चाहिए बोलिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए? कंसेंसस एट ईडम। नंबर 3 क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन। नंबर 4 क्या होना चाहिए? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? अनसाउंड होना चाहिए, मतलब किसके साथ आप नहीं कर सकते? माइनर के साथ नहीं कर सकते, अनसाउंड के साथ नहीं कर सकते। और थर्ड, जिसको डिसक्वालिफाइड बाय लॉ हो, जिसको कानूनी मना कर दिया है, कानून बोला इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट आज से नहीं करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। सर एग्जांपल दीजिए। कन्विक्ट, जेल में जो है वो, जो ऑलरेडी जेल में, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे? नहीं करोगे। एलियन एनिमी, कोई तुम्हारा देश का दुश्मन के साथ, चाइना के साथ मान लो वॉर हो रहा है और तुम चाइना, अरे लाइट नहीं आया अभी तक, बेचना है। चाइना यहाँ पे इंडिया बॉर्डर उड़ा रहा है और तुमको अभी चाइना के साथ क्या सूझ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। उसको मना कर दिया है। कभी कभी बीच बीच में होता है, पाकिस्तान के साथ नहीं रखेंगे, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मेंटेन होगा, ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है? तो क्या क्या एसेंशियल हो गया बेटा बोलो? अग्रीमेंट, कंसेंसस एट ईडम, नंबर 3 लॉफुल कंसिडरेशन, नंबर 4 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। क्या था बोलो? फ्री कंसेंट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंसान का मर्जी होना बहुत जरूरी है। कोई इंसान अगर जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो माना जाता है कि उसका कंसेंट फ्री नहीं है। तो एक कंसेंट फ्री होने के लिए, एक कंसेंट को क्या होने के लिए बोलिए? फ्री होने के लिए 5 चीज से आजादी चाहिए होता है। कितना चीज से? बोलता है कि अगर आपके मर्जी में ये 5 चीज प्रेजेंट था तो आपका कंसेंट कभी फ्री माना नहीं जाएगा। सर हम लोग को समझ नहीं आया, थोड़ा डिटेल में। मान लो तुम लोग में से कोई सीए जबरदस्ती कर रहा है क्योंकि माँ बाप चाहते हैं, तो कंसेंट है कि नहीं है? कर तो तुम ही रहा है बट फ्री नहीं है। तो एक इंसान का कंसेंट फ्री है कि नहीं है चेक करेंगे कि 5 चीज प्रेजेंट है कि नहीं है। मान लो इसके माथा में बंदूक रख लिया, ठीक है, इसके माथा में बंदूक रखे, बोले तेरा जितना प्रॉपर्टी है सब मेरे नाम कर, नहीं तो पूरा खानदान उड़ा देंगे, ठीक है। अब मेरा बात सुन, ये उस वक्त माथा में बंदूक है, ठीक है, घर परिवार खतरा में है लाइफ से, तो उस समय वो प्रॉपर्टी दे दिया, क्या कंसेंट था देने का? हाँ कंसेंट था, लेकिन कंसेंट फ्री नहीं था, ठीक है। तो कंसेंट फ्री होने के लिए आपको 5 चीज से फ्री होना पड़ता है बेटा। एक को बोलते हैं कोवर्जन। क्या बोलते हैं बोलो? गाली नहीं है, ये सब लॉ है। कोवर्जन मतलब होता है फिजिकल थ्रेट, ठीक है। दूसरा होता है, अभी तुम सोच रहे होगे इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ये सब एसेंशियल एलिमेंट है, सिर्फ सब पे एक एक चैप्टर है। फ्री कंसेंट एक चैप्टर है, तो पूरा डिस्कशन उसमें होगा। अभी हम क्या करेंगे डिस्कस करके। नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्या आता है बोलो? अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जानता है, जब तुम सामने वाले के इच्छा को डोमिनेट करता है, ठीक है। मान लो ये बच्ची को एक लड़का से प्यार है, ठीक है, मान लो। अब बच्ची सोची कि हम शादी बियाह उसी से करेंगे, वही मेरे मांग में सिंदूर भरेगा, ये सब इसका है, मानना है बेटा, तुम सीरियस मत हो जाना। अब ध्यान से सुनो, पापा के पास गई, पापा को बोली कि हम एक लड़का से प्यार करते, हमको उससे शादी करवा दो। वहां पापा बोले आइदर वो या मैं, ये बाप का फेवरेट लाइन होता है, आइदर वो या
मैं, ये फेवरेट है। तो ध्यान से सुन, अब बच्ची तो वो बोली कि नहीं हमको करना उसी से। बाप इससे कुछ पूछा नहीं, किसी और लड़का से उसका शादी करवा दिया। क्या वो लड़का से शादी में इसका मर्जी है? मर्जी तो है, तैयार वही हुई है, कपड़ा वपड़ा वही पहनी है, सब कुछ मर्जी पूरा है, बट मर्जी फ्री नहीं है, बिकॉज उसके इच्छा को डोमिनेट किया जा रहा है। समझ आ रहा है? उसी को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब तुमको प्रेशर डाल के क्या किया जाता है? इन्फ्लुएंस। ठीक है। थर्ड आता है फ्रॉड। थर्ड क्या आता है बोलो? फ्रॉड। कोई तुमको धोखा दे के कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा दिया। हम तुम लोगों को बोले कि हमको लॉ पढ़ाने आता है, तुमने बोला पक्का? बोलिए पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस बोलिए आता है? हम बोले एकदम आता है, तुम पढ़ के देखो, बस पहला ही चैप्टर आता है। अब हमको सिर्फ पहला चैप्टर आता है, तुम लोग सीरियस मत होना। मान लो हमको सिर्फ पहला ही चैप्टर आता है और आज ही का लास्ट पहला चैप्टर खत्म हो जा रहा है, तो हम तो पैसा ले लिए, तो तुम्हारे साथ हम क्या किए? फ्रॉड। गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन। कहा सुनी बात को बता, जैसे आज के समय पे मार्केटिंग कैसे चलता है? मिसरिप्रेजेंटेशन पे। बेटा ये फेयर नहीं है, अभी आपको समझना है। फेयर में करवाऊंगा दीदी, टेंशन काहे ले रही हो? मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? कहा सुनी बात को बोलना, उसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। मान लो इसको कोई बोला सर मर गए, नीचे दरवानी बोला सर इज नो मोर, या आके तुम लोग बोल दिया क्यों बैठा है? सर नहीं है, घर चलो, चल बसे है, डेड बॉडी देखने चलते हैं। ठीक है। ऐसा बोल के तुम लोग को निकाल दिया, और जैसे ही तुम उतारा था हम बोले क्या हुआ? तुम लोग चीखने लगा, रे साला आत्मा आ गया रे। तो ये जो हरकत किया, उस दिन क्लास तुम लोग करने आया था बट करने नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन है। मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कहा सुनी बात को मान लेना, एक्चुअल में है कि नहीं है वो नहीं, वो सोचा, जो उसको बोला गया वो आपको बोला। समझ आ रहा है? इससे भी कंसेंट मैटर करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मिस्टेक। गलती हो गया, गलती से भी तो कंसेंट सोचता है ना। समझ आ रहा है? मान लो इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसकी बहन है, ये अपनी गर्लफ्रेंड सोच के उसकी बहन से शादी कर लिया, तो क्या हो गया? मिस्टेक हो गया, कंसेंट नहीं था। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बोलो डन है? तो सुनो ना बच्चा लोग, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स? एसेंशियल एलिमेंट नंबर 1 क्या होना चाहिए बोलो? अग्रीमेंट। नंबर 2 कंसेंसस एग्रीमेंट। नंबर 3 लॉफुल कंसिडरेशन। नंबर 4 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 5 फ्री कंसेंट। नंबर 6 होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा लॉफुल ऑब्जेक्ट लगता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लगेगा बोलो? लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब समझता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का बेस ऑब्जेक्ट। मान लो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं AK-47 बनाने का, मान लो CA फाउंडेशन बस एक बहाना है, यहाँ पे हम लोग ड्रग सप्लाई करने का मेथड सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग पुष्पा बने, कैसे यहाँ स्मगलिंग करें दूसरे देश में, ये सब हम लोग का ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट वैलिड है? तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। और लास्ट आता है बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। लास्ट क्या आता है बताइए? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करिए जो आप परफॉर्म करने लायक हो। अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं हम नागमणि ले आएंगे नागों से लड़के, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या परफॉर्म करना? नहीं है। चांद ले आएंगे, क्या पॉसिबल है क्या परफॉर्म करना? नहीं है। तो अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे विच इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, देन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म। मान लो ये बच्चे का नाम क्या है? धानवी ITC में शादी कर रही है, ठीक है, कल उसका शादी है, आज ITC जल गया। समझ आया? कल उसका शादी है, आज रात में ITC पूरा क्या हो गया है? जल गया। अब क्या जबरदस्ती ITC में शादी करेगी? मान लो धुआं निकल रहा, उसमें इसका अपना शादी हो रहा है, ये सोचे कि चलो अच्छा ही है, उसी में फेरा लगा लेते हैं, जल ही रहा है, गोल गोल कर लेते हैं। अब तो हॉल में नहीं, पूरा ITC का फेरा लगाएंगे। समझा पा रहे? तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है विच इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। तो ये जो मैंने आपको बताया एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे, इट्स क्वाइट इजी, यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? बट यू नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कीवर्ड्स। लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। In law, we have to mention keywords.
विदाउट मेंशनिंग कीवर्ड्स आप आंसर 2 पेज भी लिख ले, 2 पेज छोड़िए 4.5 पेज भी लिख ले, आपको मार्क्स 0 मिलेगा. यू हैव टू प्ले विथ कीवर्ड्स. नाउ इसके पहले मैं मान के चलता हूँ कि आपका राइटिंग हैबिट्स कभी नहीं रहा है. राइटिंग हैबिट्स नहीं रहा मतलब लॉ आपने बस समझा है, लिखा नहीं है, या हो सकता है बहुतों का फर्स्ट टाइम ही ये लॉ चल रहा है. तो देखिए समझने के लिए पर्सपेक्टिव पाएंगे तो कल का क्लास बहुत अच्छा था, समझ लिए थे. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, agreement, agreement plus enforceability, contract. What are the essential elements given under section 10? Agreement, consensus freedom, lawful consideration, capacity to contract, free consent, possibility of परफॉर्मेंस एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. ये होगा समझने का चीज़. अब एग्जाम में इसमें अगर आया तो हम कैसे वर्ड्स को लिखेंगे तो उस पर बात करते हैं. तो कंसेप्ट 2 में हम लोग ने ये सीख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है. अब एग्जाम में आपसे जो कंसेप्ट नंबर 3 है, कंसेप्ट नंबर क्या बोलिए 3 है, यहाँ से हम लोग अपने केस स्टडी के जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं. आप अपने कॉपी में आप पढ़ेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं बोलूँ टेस्ट है तो मैं जितना कंसेप्ट लिखाया हूँ आप सारे कंसेप्ट क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे. पढ़ लेंगे बोलने का मतलब है चीनी लगा के चाट जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा रट जाएंगे. समझ आ रहा है भाई? आप रटाने बोल रहे, समझाए नहीं, समझा चुके हैं. कीवर्ड्स का खेल कीवर्ड्स ही बताएगा. 2-3 क्लास के बाद ये जो मेथड आपको है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा जब आप अपने पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और आपको समझ आएगा कि कैसे ये कीवर्ड्स को हम प्लेस कर रहे हैं. क्लियर है अच्छी तरह से? कभी इंग्लिश 1 के एग्ज़ाम दिए होंगे, इंग्लिश 1 ग्रामर का एग्ज़ाम दिए होंगे. ग्रामर में 20 या 25 मार्क्स का शायद ऐसे आता था. ऐसे में आप कभी ऐसे रट कर जाते थे? आप पास्ट पेपर्स में आए गए एसेस के कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेते थे कि इस पॉइंट्स पे मैं लिख सकता हूँ या लिखूंगा. या बहुत जन तो फ्रिक्वेंट टॉपिक्स पे कुछ सोचते नहीं, माथा में रहता है ये टॉपिक, राइट. जैसे कुछ एसेज होता है, जैसे मान लो पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो आप एक दिमाग में लगाते हैं ना कि पॉल्यूशन क्या होता है, पहले ये लिखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, उस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में क्या इफेक्ट्स होता है पॉल्यूशन का वो लिखेंगे, और उसको कैसे सुधारेंगे वो लिखेंगे. तो ये आप क्या किए, पॉइंट वाइज डिवाइड कर लिए. उसी तरह मैं लॉ को आपको डिवाइड करवा रहा हूँ कि आप कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे एग्जाम्स में. तो अभी हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 में आ रहे हैं. कंसेप्ट नंबर 3 आपको हेल्प किया था क्या बताने में, बोलो तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या बताने में बोलो? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट. ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो दिया हुआ है अंडर सेक्शन कौन सा बोलिए, 10. अंडर सेक्शन 10 में हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, जिसमें से बेटा सबसे पहले आप पढ़े थे क्या बोलो तो, क्या पढ़े थे बोलिए, अग्रीमेंट. एसेंशियल एलिमेंट में नंबर 1 क्या पढ़े थे, अग्रीमेंट पढ़े थे. कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 लोगों के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, अग्रीमेंट होना चाहिए. तो पहला कीवर्ड ये होता है देयर must be 2 parties. There must be 2 parties. तो पहला कीवर्ड ये है कि अगर आप अग्रीमेंट करना चाह रहे हो तो कितना पार्टी होना चाहिए, 2 parties होना चाहिए. There must be 2 party. 1 party, हाँ बाबू, हाँ शुरू कर सकते हैं. 1 party must give offer and other party must accept it. कितना पार्टी होना चाहिए सोना, 2 पार्टी होना चाहिए. एक पार्टी ऑफर देगा, दूसरा पार्टी उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. ये है अग्रीमेंट का कीवर्ड्स. याद रहेगा बेटा? आपको पता है इसी कीवर्ड्स में आंसर फ्रेम करते रहना, गोल 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 घूमते फिरते, कुछ ए जो है इसी में खेलना है. क्लियर है? तो पहला एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, देखिए जब भी आप केस स्टडी शुरू करें बेटा तो केस स्टडी लिखने से पहले आप पहले सेक्शन लिखेंगे. क्या लिखेंगे? तो यहाँ सेक्शन कौन सा है, 10. समझ गए? सेक्शन 10 का एसेंशियल एलिमेंट यूज कर रहे हैं कौन सा बोलिए, अग्रीमेंट. अग्रीमेंट का क्या, आप अग्रीमेंट मतलब क्या समझते हैं बोलिए, अग्रीमेंट मतलब आप क्या समझते हैं? 2 पार्टी होना चाहिए, एक पार्टी ऑफर देना चाहिए, एक पार्टी एक्सेप्ट कर. यही हम लोग का लेमैन वर्ड्स.
यही आपको मेंशन करना है। आई नो ये आप खुद से बना के लिख सकते हो, बट मेरे को आप पे भरोसा नहीं है। मैं मान लिया आप जीरो है, अगर तुम लोग को बहुत कुछ आता तो तुम लोग मेरे पास थोड़ी ना आता, सीधा हिसाब हम मान के चल रहे हैं। तो देयर मस्ट बी टू पार्टी, वन पार्टी मस्ट बी गिविंग ऑफर एंड अदर पार्टी मस्ट बी एक्सेप्टिंग इट। ये हो गया अग्रीमेंट। दूसरा कौन सा था बेटा, बोलो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट बताइए। कंसेंसस एड ईडम, कंसेंसस एड ईडम, इसका सेक्शन है सेक्शन 13, CON कंसेन, SENSUS। हाँ नहीं सोना, मैं उसी में आ रहा था, मेरे को टोक दिया ये लोग सब। एक मिनट, यहाँ तक क्लियर हुआ? अग्रीमेंट सेक्शन नहीं है, अग्रीमेंट का कोई सेक्शन नहीं है। इट्स अग्रीमेंट का डेफिनेशन का सेक्शन है 2E। अग्रीमेंट का डेफिनेशन का सेक्शन है कौन सा बोलो? 2E। लेट मी एक्सप्लेन यू। पहले एक मिनट होल्ड करिए, बात समझिए। सेक्शन 10 बता रहा है एसेंशियल एलिमेंट का लिस्ट, कि एसेंशियल एलिमेंट में कौन कौन आएगा। अब कौन क्या है उसका भी तो खुद का सेक्शन है। अब अग्रीमेंट क्या होता है उसका सेक्शन है 2E, डेफिनेशन, जो अपने आप को डिफाइन करता है। समझ आ रहा है? अब उसी तरह कंसेंसस एड ईडम क्या है वो दिया हुआ है सेक्शन 13 में, और वो एसेंशियल एलिमेंट है वो बताया गया है सेक्शन 10 में। होप यू आर गेटिंग दिस। सेक्शन 10 ये नहीं बोलता कि कंसेंसस एड ईडम क्या है, सेक्शन 10 ये बोलता है कि कंसेंसस एड ईडम एसेंशियल एलिमेंट है। क्या हम आपको समझा पा रहे हैं? सेक्शन 10 बोलता है कि कंसेंसस एड ईडम एसेंशियल एलिमेंट है। अब कोई आपसे पूछे क्या है, तब आप बताएंगे सेक्शन 13 में बताता है कि कंसेंसस एड ईडम क्या होता है। ए बाबा समझा पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है अच्छी तरह की? फिर से क्लियर करें, फिर से क्लियर करते एक बार फिर से। सेक्शन 10 बताता है एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या क्या आता है। तो ये देखो बेटा, ये जो आप पढ़े ना बेटा, ये सारा ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 दिस ऑल आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि सेक्शन 10 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको ये सब का जरूरत है। लेकिन अब कौन क्या है उसका खुद का सेक्शन है। अगर हमसे कोई पूछे कि कंसेंसस एंड ईडम क्या होता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, क्योंकि सेक्शन 10 बोलता है कि कंसेंसस एंड ईडम एसेंशियल एलिमेंट्स है। लेकिन कंसेंसस एंड ईडम क्या है वो कौन सा सेक्शन बोलता है? होप यू आर गेटिंग दिस। सेक्शन 2 क्लॉज E, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। 2E ब्रैकेट में डेफिनेशन। ये जो कंसेंसस एट ईडम है इसका डेफिनेशन सेक्शन 13। डेफिनेशन नहीं, इसके बारे में सेक्शन 13 में दिया हुआ है। अब हम आपको फर्क समझाते हैं अग्रीमेंट के बारे में। अग्रीमेंट, व्हाट इज अग्रीमेंट? 2E, व्हेन यू आस्क अ वर्ड व्हाट, ठीक है, बट व्हेन यू वांट मी टू डिस्कस अग्रीमेंट क्या होता है, we don't have any section to discuss what is agreement, because it's a lay statement which can be understood in this manner. When you are understanding law, you need to understand its interpretation also, right? If someone says you ki brother or sister please explain what are the essential elements, so you will say as per section 10 of Indian Contract Act following are the essential elements: agreement, consensus, ईडम, lawful consideration, lawful object, capacity to contract, free consent, possibility of performance. This you have mentioned all the essential elements here. But if I ask that brother or sister, what does this consensus at ईडम denotes, then you will quote one section saying that according to section 13 consensus at ईडम means meeting up of minds, party must agree in the same thing for the same sense. ये सारे स्टेटमेंट कौन से सेक्शन में दिए हुए? सेक्शन 13। As you have chosen or opted for this course, NCA demands sections. बच्चे फेल ही हो रहे हैं बिकॉज वो सेक्शन गलत कोट करते हैं। आपका फॉल्ट नहीं है, मैंने देखा है, मैं पेपर देखा हूँ, मेरे को समझ आता है। RTI के बहुत सारे पेपर्स हैं मेरे पास, मैं आपको शो करूँगा पेपर कैसे दिखता है और कैसे लिखते हैं। उसमें एक बच्चा लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 कंसेंसस एट ईडम मीन्स मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। ओ माय गॉड, ये भगवान, रॉन्ग। आपको लिखना चाहिए था
consensus at EDUM is one of the essential element as per section 10. As per section 10, क्योंकि section 10 के अकॉर्डिंग one of the essential elements है, ये तो वो बोल ही रहे. Consensus at EDUM means meeting up of minds given under section 13. This is the words to play with. राइट तो आपको समझ आ रहा है ना. तो आपका दूसरा कीवर्ड क्या है बेटा बोलिए तो कंसेंसस एट ईडम होना चाहिए. ये दिया हुआ है कहां पे बोलिए सेक्शन 30. सेक्शन लेके टेंशन मत लीजिए, पूरा याद करवाने का गारंटी मेरा पूरा. आप बस पहले समझिए चीजों को, ठीक है. सेक्शन 30 डील्स विथ व्हाट कंसेंसस एज ईडम. कंसेंसस एट ईडम क्या बोलता है पता है. देखो इट मीन्स, देखो ऐसे लिखना पॉइंट वाइज बेटा. प्लीज मेंटेन योर कॉपी एकदम अच्छा से प्लीज, पॉइंट वाइज. इट मीन्स क्या बोलो, मीटिंग अप ऑफ माइंड्स. लॉ बच्चे बोलते हैं मेरे को भैया लॉ याद नहीं हो रहा. कैसे याद होगा जब वो एकदम पैराग्राफ याद करेगा तो कैसे होगा. यू नीड टू लर्न ओनली कीवर्ड्स. इट मीन्स मीटिंग अप ऑफ माइंड्स. नंबर 2, party must agree for the same thing in same sense. पार्टी को एक चीज के लिए सेम सेंस में अग्री करना पड़ेगा. सेम चीज के लिए सेम सेंस में, सेम चीज के लिए सेम चीज में. तुमको इको पढ़ना, हमको लॉ पढ़ाना है, जा साला. थिंग ही सेम नहीं है, थिंग ही सेम नहीं है. अब सेंस क्या हो गया. सेंस ये हुआ तुमको लगा जो पैसा दे रहे हो लॉ इको दोनों का है, और हमको पता है सिर्फ लॉ का है. तो सेंस भी मैच होना बहुत जरूरी है. तो कंसेंसस एंड ईडम का सेक्शन बताइए. सेक्शन 30. सेक्शन कौन सा बेटा 30. तो ध्यान से समझिए. पहला एसेंशियल एलिमेंट था क्या, अग्रीमेंट होना चाहिए. अग्रीमेंट आप क्लियर कर लिए. अब बेटा एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि आपका एक पर्टिकुलर सेक्शंस मतलब आप एसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे हो तो उसी से आएगा. नहीं, एसेंशियल एलिमेंट के एक पार्ट से पूछ लिया. एक केस स्टडी बना है. देखो एक ऐसा केस स्टडी है. मिस्टर ए एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ XY लिमिटेड ट्यूशन center for helping him to study a law at the rate fees 5,000. Mr. A in his mind thought that he is paying for economics subject, but the actual payment was made for law. State whether this contract is valid or void. अब आप क्या करेंगे, पहले तो लॉ लिखेंगे. लॉ कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 कंसेंसस एट ईडम इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्टॉप. एज पर सेक्शन 13 कंसेंसस एट ईडम मीन्स मीटिंग अप ऑफ माइंड. पार्टी मस्ट अग्री फॉर द सेम थिंग इन द सेम सेंस. बस प्रोविजन खत्म. अब फैक्ट लिखना है, पैरा चेंज. केस स्टडी 3 पार्ट में डिवाइड करोगे बेटा, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन. प्रोविजन वो जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ प्रोविजन पढ़ा रहा हूं. फैक्ट वो जो दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में. फैक्ट मतलब फैक्ट प्रूफ करना. फैक्ट में क्या लिखोगे, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट किया थिंकिंग ऑफ ही इज मेकिंग पेमेंट ऑफ व्हाट इकोनॉमिक्स, बट एक्चुअल पेमेंट ऑफ वाज लॉ. समझ आया. तो केस स्टडी कितना हिस्सा में डिवाइड होगा, बोलो बेटा 3. क्या क्या, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन. बट एग्जाम में आपको ऐसे प्रोविजन लिख के, फैक्ट लिख के, कंक्लूजन लिख के नहीं लिखना है. आपको सिर्फ पैरा चेंज करना है. प्रोविजन का एक पैरा, फैक्ट का एक पैरा, कंक्लूजन का एक पैरा. तो हम प्रोविजन करवा दिए, फैक्ट तुम लोग लिख लिया, कंक्लूजन हमेशा ऐसे ही लिखेगा. फ्रॉम द अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजन इट इज क्लियर दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ आर वॉइड. बस फुल मार्क्स. हाँ, जो क्वेश्चन है उसका शॉर्ट वर्जन. अब इतना स्टोरी लिया, एक गया वॉक करके उसके पास इस टाइम पे, वो सब कुछ नहीं, शॉर्ट करके जो सामने वाले को तुम लोग फैक्ट्स होता है ना, चीजों को, बड़ा चीज को छोटा सा बताना. मान लो इन लोग का झगड़ा हुआ है, आगे बोली आज हम उससे बात नहीं करें, हम लोग में झगड़ा हुआ है यार, वो ऐसे ऐसा बोल दी. लेकिन बस ऐसे ऐसे 1 मिनट में जो समझाया, 1 मिनट का झगड़ा नहीं है, झगड़ा 25 मिनट का था.
1 मिनट में कैसे बताई, क्या की, कंसाइज, जो मेन चीज़ है वो बताना है, ठीक है। डोंट वरी, वी विल प्रोसेस, सब कुछ मैं कराऊंगा। मेरे को पढ़ाने में टाइम लगता है, बट वो जो होता है पक्का है, तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस ये सब कीवर्ड्स याद करते रहो। बेटा जितना कीवर्ड्स लिखा रहे हैं, दिन का 10 मिनट्स देना है, सिर्फ 10 मिनट्स। इजी लैंग्वेज है, बस 2 बार पेज घुमाओगे, दिन का 4 बार भी घुमा लिए तब भी हो जाएगा, समझ आ रहा है? बहुत इजी करके लिखा रहा हूँ। तो इट मीन्स मीटिंग अप ऑफ व्हाट, माइंड्स। दूसरा, पार्टी मस्ट अग्री फॉर द सेम थिंग, फॉर द सेम थिंग इन सेम सेंस। ये कंसेंसस और इडम के बारे में बता रहा है। सेक्शन कौन सा है, 30। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछे कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, बस एसेंशियल एलिमेंट्स बता दो, तो तुमको कंसेंसस और इडम को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पार्ट है। जैसे हमारे केस में तुम कितना अच्छा ड्राफ्ट किया, देखो तो तुम पहले बताया कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, बिकॉज माइंड मैच नहीं हो रहा है। और माइंड मैच होना जरूरी क्यों है, क्योंकि लिखा गया सेक्शन 10 में कि वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स है कि नहीं। फिर तुम उसके बारे में बता दिया, देख ये होता ही है, तो सामने वाला समझ गया, अच्छा इस कारण से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्लियर हुआ, बोलो डन है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कंसिडरेशन, मतलब नेक्स्ट क्या बोलो, लॉफुल कंसिडरेशन। गाइस थोड़ा सा ना कम्युनिकेटिव रहिए प्लीज, मैं पूरा कोट वोट छोड़कर आ रहा तुम लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मेंटेन करिए, नहीं तो टीचर आपको बहुत मिलेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन, पहला बात, कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का सिंपल मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या होता है उसके बारे में दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज डी में, कि कंसिडरेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन, इसके बारे में दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज डी में कि कंसिडरेशन क्या होता है। बट हम लोग एग्जाम में कंसिडरेशन क्या होता है उसका कीवर्ड तो जानेंगे ना, बेसिक क्या है, कंसिडरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर 1 की वर्ड बोलता है नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके भैया, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नंबर 2 कीवर्ड, कंसिडरेशन must be lawful, consideration must be lawful होना चाहिए। it means quid pro quo, that is something in return। हम नॉर्मल नहीं है, समझ आ जाएगा, बट तुम एडजस्ट करो। That is something in return, that is something in return।